गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रिय विद्यार्थियों। आज की हमारी इस वीडियो क्लास में हम संगठन के सिद्धांत पे जो चर्चा कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे तथा उसी क्रम में हम नियंत्रण का क्षेत्र जो संगठन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। नियंत्रण का क्षेत्र को स्पान ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। किसी भी संगठन में जो कार्य कुशलता होती है उसको बनाए रखने के लिए जो कार्यरत व्यक्ति हैं उनके व्यवहार को संतुलित बनाए रखने के लिए नियंत्रण अत्यंत आवश्यक होता है। नियंत्रण का कार्य उच्चाधिकारियों का प्रमुख दायित्व है। नियंत्रण व्यवस्था का उद्देश्य यह देखना है कि संगठन की प्रत्येक इकाई में कार्यरत कार्मिक दिए गए आदेश, निर्देश तथा नियमों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। नियंत्रण का क्षेत्र उस क्षमता या परिधि को प्रदर्शित करता है जो किसी नियंत्रणकर्ता अधिकारी में होती है, अर्थात एक अधिकारी एक समय में कितने अधीनस्थों को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सकता है। तो नियंत्रण का क्षेत्र प्राय नियंत्रण, विस्तृति, प्रबंध का क्षेत्र या पर्यवेक्षण का क्षेत्र या सत्ता का क्षेत्र भी कहलाता है। तो जो नियंत्रण शब्द है वो आदेश, निर्देश या नियंत्रित करने वाले अधिकार सत्ता का पर्याय है। और जो स्पान है इसमें स्पान से सामान्य अभिप्राय एक दूरी से होता है। जैसे हमारा अंगूठा है, अंगूठे से लेकर के जो छिटली अंगुली है उसके बीच में कितनी दूरी, उसको भी हम एक स्पान कह सकते हैं। तो स्पान के कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि एक किनारे से दूसरे किनारे की जो भी कोई दूरी होती है वो, या जैसे हमने देखा कि हाथ के अंगूठे और कनिष्ठा को फैलने से बनने वाली दूरी का क्षेत्र। तो यहाँ नियंत्रण का क्षेत्र स्पान का अर्थ किसी नियंत्रणकर्ता अधिकारी के ध्यान के उस क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत वह अधीनस्थों को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सकता है। वी.ए. क्रेकुनाच ने नियंत्रण के क्षेत्र को ध्यान का क्षेत्र, स्पान ऑफ अटेंशन का नाम भी दिया है। तो डिमॉग एवं डिमॉग के शब्दों में नियंत्रण के विस्तार या नियंत्रण के क्षेत्र का अर्थ है कि किसी उद्यम के मुख्य कार्यपालक तथा उसके जो मुख्य सहयोगी अधिकारी हैं उनके मध्य सीधे एवं व्यवहारिक संचार संपर्कों की संख्या क्षेत्र से है। सभी प्रशासनिक संगठनों में पद सोपान, कार्मिकों की संख्या तथा कार्य की प्रकृति एक समान नहीं होती, अतः नियंत्रण का क्षेत्र भी कम या अधिक होता रहता है। उदाहरण के लिए किसी जिले के पुलिस प्रशासन में एक पुलिस अधीक्षक के अधीन 4 पुलिस उपाधीक्षक तथा उपाधीक्षक के अधीन 20 निरीक्षक हो सकते हैं। तो एक उपाधीक्षक के अधीन 5 निरीक्षक हो जाएंगे तथा दिए। कहने का अर्थ ये कि ये संख्या कम ज़्यादा भी होती रहती है, इसकी कोई एक विशेष स्पष्ट एक नियम नहीं होता। लेकिन नियंत्रण का क्षेत्र नीचे की ओर बढ़ता है, ऊपर की ओर कम होता है। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। तो पहली बात तो ये है कि ये पद सोपान व्यवस्था तथा आदेश की एकता से संबंधित सिद्धांत है। इसमें पद सोपान का और आदेश की एकता का पूरी तरह से पालन होता है। दूसरी बात यह है कि यह सिद्धांत ये निश्चित करता है कि कोई अधिकारी कितने अधीनस्थों को निर्देश दे सकता है। नियंत्रण का क्षेत्र संगठन की संरचना, उद्देश्य, कार्य की प्रकृति, पर्यवेक्षक की क्षमता तथा अधीनस्थों के सहयोग इत्यादि पर भी निर्भर करता है। यह सिद्ध है कि नियंत्रण का क्षेत्र जितना छोटा या सीमित होगा उतना ही नियंत्रण अधिक होगा तथा आदेश की एकता की क्रियान्विति भी अधिक हो जाएगी। नियंत्रण का क्षेत्र विस्तृत या व्यापक होने पर नियंत्रण प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। तो संगठन में पद सोपान की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत अनेक छोटे बड़े पदाधिकारी कार्य करते हैं। प्रत्येक कार्मिक का प्रत्यक्ष नियंत्रण उससे निकटस्थ उच्चाधिकारी करता है। तो इस संबंध में भी 2 तथ्य हो सकते हैं, जैसे कि पहली बात तो ये हो सकती है कि प्रत्येक स्तर पर कितने कार्मिक कार्यरत हैं जिनका नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण किए जाने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह कि प्रत्येक उच्चाधिकारी अधिकाधिक कितने अधीनस्थ कार्मिकों का सफलतापूर्वक नियंत्रण कर सकता है। वस्तुतः अभी तक ऐसा कोई नियम या फार्मूला निर्धारित नहीं हुआ है जिसके अनुसार ये कहा जा सके कि इतने कार्मिकों का नियंत्रण कोई भी अधिकारी भलीभांति कर सकता है। कारण स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक जो क्षमताएं होती है वो सीमित होती है।
तथा संगठन के जो उद्देश्य हैं, कार्य की प्रकृति, स्थान, व्यक्तित्व तथा समय इत्यादि भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। इस संबंध में क्या है कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संख्या बताई है, कोई एक निश्चित संख्या नहीं है। हैमिल्टन 3 से 4 अधीनस्थों पर नियंत्रण के संबंध में कहते हैं, तो ग्रेकुनाज 5 से 6 लोग मानते हैं। हेनरी फेवल ने भी 5 से 6 लोग बताए हैं। तो कहने का अर्थ ये कि ये संख्या कम ज़्यादा होती रहती है। यही सीधा सा हम ये भी देख सकते हैं कि एक शिक्षक कितने विद्यार्थियों को सही ढंग से पढ़ा सकता है। तो ये संख्या भी कोई अगर क्लास में होता है तो ये संख्या भी अलग अलग हो सकती है। शिक्षक की योग्यता पर बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है। बच्चे जो हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है। उर्विक ने कहा है कि किसी अधिकारी के अधीन कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में जितनी बढ़ोतरी होती है उससे कहीं अधिक बढ़ोतरी अधीनस्थ व्यक्तियों के मध्य परस्पर संबंधों में हो जाती है। उसके अनुसार यदि किसी अधिकारी के अधीन पहले से कार्यरत 5 अधीनस्थों में यदि एक और जुड़ जाए तो कार्य में केवल 23% अधिक सहायता मिलती है, जबकि निरीक्षण के या नियंत्रण के क्षेत्र में 100% अर्थात दुगनी से भी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। 1933 में जो वी ए ग्रेकुनास था उनके द्वारा द बुलेटिन ऑफ द इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में प्रकाशित उनका एक लेख था कि रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने गणितीय सूत्र का प्रतिपादन किया था। ये फार्मूला फिर गुलिक ने भी वापस अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया था 1937 में। आपको भी क्या करना चाहिए, कुछ एक पुस्तकों के नाम याद रखने चाहिए जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। कई बार पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, वैसे भी आना चाहिए। तो गुलिक ने अपनी पुस्तक द पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में उसका प्रकाशन किया। क्रेकुनास का जो ये फार्मूला है, तो इसमें क्या है कि उच्चाधिकारियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके केवल प्रत्यक्ष संबंधी अधीनस्थों के साथ नहीं होते, वरन अधीनस्थों के विभिन्न समूह के मध्य परस्पर अंतर संबंध भी होते हैं। कि उनमें उनमें कहने का अभिप्राय है कि हम अगर किसी व्यक्ति को नियंत्रित कर रहे हैं तो हमें लगता है कि ये हम केवल प्रत्यक्ष संबंध है, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि अप्रत्यक्ष रूप से कई सारी चीज़ें जुड़ती है उसमें। तो इन संबंधों की संख्या कई कारणों से परिवर्तित होती है और ये संबंध मुख्यतः 3 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष एकल संबंध, डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, प्रत्यक्ष समूह संबंध, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप और आड़े तिरछे संबंध, क्रॉस रिलेशनशिप। तो यहाँ एक इसका सूत्र है, आपको इस सूत्र को याद रखना पड़ेगा। इस सूत्र की सहायता से आप संख्या भी निकाल सकते हैं। तो अधीनस्थों की संख्या में वृद्धि होने पर गुणात्मक तथा सामूहिक संबंध बढ़ते हैं, इसलिए संबंधों की संख्या घातीय अनुपात में बढ़ती है। तो ग्रेकुनास ने एक फार्मूला बताया कि n इंटू 2n/2 प्लस n-1, और इसमें n जो है वो अधीनस्थों की संख्या है। तो इस सूत्र के आधार पर आप संभावित संबंधों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर एक ही अधीनस्थ है तो संभावित संबंधों की संख्या भी एक ही रहेगी, लेकिन अगर 2 है तो ये संख्या 6 हो जाएगी, और अगर 3 है तो 18 हो जाएगी। अगर 5 है तो ये संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, लेकिन अगर 6 है तो ये बढ़कर के 222 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के अधीन 10 अधीनस्थ है तो संभावित संबंधों की संख्या 5210 हो सकती है। तो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब कुछ एक चीज़ें हम और देख लेते हैं संक्षेप में कि नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पान ऑफ कंट्रोल, तो जैसे नियंत्रण के क्षेत्र को कई कारणों से प्रभावित हो जाए, जैसे कार्य है, व्यक्तित्व है, समय है, स्थान है, सत्ता का प्रत्यायोजन है, नियंत्रण की विधि है, पद सोपान के स्तर हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या करती है, नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करती है। नियंत्रण के क्षेत्र के संबंध में अब आज के संबंध में देखते हैं तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आए सामूहिक परिवर्तनों से नियंत्रण के क्षेत्र की अवधारणा भी कुछ धूमिल हुई है। आज कंप्यूटर है, टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल, इंटरनेट, सीसीटीवी कैमरा और भी इससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी अब आ रही है। तो ऐसी स्थिति में एक अधिकारी अब ज़्यादा अधीनस्थों पर सहजता से और शीघ्रता से नियंत्रण कर सकता है।
आज तो व्हाट्सएप के ऊपर हम एक मैसेज डाल देते हैं ग्रुप में, तो एक साथ ही सब लोगों के पास पहुंच जाता है। विशेषज्ञों की भूमिका ने भी नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित किया है। वस्तुतः नियंत्रण का क्षेत्र एक आवश्यक तथा वैज्ञानिक सिद्धांत है। यदि इसकी परंपरागत मान्यताओं में परिवर्तन आ रहा है तो ये सिद्धांत की कमी नहीं बल्कि पर्यावरणीय प्रभावों का परिणाम है। सिद्धांत तो अपनी जगह ठीक है, आज की स्थिति में इस सिद्धांत का विश्लेषण करना चाहिए। तो ये सिद्धांत के अनेक लाभ हैं और इस सिद्धांत में धीरे धीरे परिवर्तन भी आ रहा है, फिर भी इस सिद्धांत का महत्व आज भी बना हुआ है, क्योंकि इन सब के बावजूद भी अगर किसी अधिकारी के अधीन ज़्यादा अधीनस्थ हैं तो उसे निश्चित रूप से उनसे निपटने के लिए या उनको निर्देश देने के लिए उसको अपना ज़्यादा समय देना होता है, ज़्यादा योग्यता की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमने अभी तक 3-4 सिद्धांत देख लिए हैं। इनमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।